आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। यूं तो राम अपने भक्तों का हमेशा से ही बेड़ा पार करते रहे हैं, लेकिन लगता है भक्तों से ज्यादा इन दिनों नेताओं को भगवान राम की याद आ रही है। फिर चाहे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो, चाहे रामलला के दर्शन। एक तरफ जहां मोदी सरकार को रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बूते हैट्रिक लगाने की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ रामलला दर्शन के बूते विष्णुदेव सरकार को 2019 के रिकॉर्ड को बेहतर करने की आस है। आज विधानसभा में भगवान राम के मंदिर को लेकर कृतज्ञता प्रस्ताव भी पारित कराया गया। क्या कुछ हुआ विधानसभा में और कहां से ये पूरी खबर निकली, पहले एक रिपोर्ट आपको दिखलाते हैं, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्या राम नाम से पार लगेगी बीजेपी की सियासी नैया? छत्तीसगढ़ विधानसभा में पास हुआ कृतज्ञता प्रस्ताव तो यही कहानी कह रहा है। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर कृतज्ञता प्रस्ताव पारित हुआ। विपक्ष के बहिष्कार के बीच राम मंदिर पर कृतज्ञता प्रस्ताव पारित होने के बाद सियासी संग्राम भी छिड़ा। क्या रहा सियासी घमासान, ये भी बताएंगे। उससे पहले जान लेते हैं राम के नाम ने अभी तक कैसे किया है बीजेपी का बेड़ा पार। राम मंदिर आंदोलन बीजेपी के लिए साबित हुआ है वरदान। राम मंदिर राजनीति से पलटी है बीजेपी की किस्मत। 1984 में बीजेपी को 2 सीटें मिलने के बाद सक्रिय हुआ था संघ। 1989 में बीजेपी ने किया अयोध्या का रुख। पहली बार घोषणा पत्र में शामिल किया गया राम मंदिर का मुद्दा। राम मंदिर के असर से बीजेपी को मिली 85 सीटें। 1990 में लालकृष्ण आडवाणी ने निकाली रथ यात्रा। 1991 में दिखा रथ यात्रा का असर, बीजेपी को 121 सीटें मिली। 1992 में गिरा विवादित ढांचा, गिरी 3 बीजेपी सरकारें। 1996 से 2019 तक बीजेपी के घोषणा पत्र में रहा राम मंदिर। 2004 में बीजेपी ने दिया इंडिया शाइनिंग का नारा। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2020 में हुआ शिलान्यास। पीएम मोदी ने किया राम मंदिर का शिलान्यास। 22 जनवरी 2024 को हुई राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। राम मंदिर के आलोक में बीजेपी का नारा हुआ 400 पार। अब राम नाम के सहारे बीजेपी देश में 400 पार का सपना देख रही है, तो छत्तीसगढ़ में सभी 11 सीट जीतने का। छत्तीसगढ़ में कृतज्ञता प्रस्ताव पर सियासी उबाल भी देखने को मिला। संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बहिष्कार को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, तो कांग्रेस ने खुद को राम भक्त बताकर अपनी पीठ ठोकी। मुझे इस बात का दुख है कि राम वनगमन की बात करने वाले, वेल में बैठकर प्रभु राम का नाम लेने वाले इस कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में खुशी जाहिर करने के लिए, उल्लास जाहिर करने की बजाय वो बहिर्गमन कर चले गए। बैगाओं की मौत तो उनके लिए एक बहाना था, परंतु उनको राम मंदिर का विरोध करना था और इसके लिए उन्होंने ये कृत्य किया है, जिसकी मैं निंदा करता हूं। और देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रभु राम मंदिर शासन की तरफ से शासकीय प्रस्ताव लाया गया था, उसको सर्वसम्मति से पारित किया है। इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष जी और विधानसभा के सभी सदस्यों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं और फिर से प्रधानमंत्री जी को हम इसके लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञ हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। हमने इस चर्चा में भाग लेने का सवाल पैदा ही नहीं होता। हम तो राम के भक्त हैं। 5 साल हमारी भी सरकार थी। आपने देखा है कौशल्या माता का हमने मंदिर बनवाया है और हमने जितने राम वनगमन पथ है उसमें हम हमेशा काम किए हैं। और बीजेपी सरकार इसमें सिर्फ राजनीति करती है, धर्म के नाम पे राजनीति करती है। बीजेपी को उम्मीद है कि राम के सहारे 24 में उसकी नैया पार लगेगी, तो कांग्रेस भी राम नाम के सहारे चुनावी पैतरणी पार करने की कोशिश कर रही है। 24 का संग्राम सामने है। राम किसको जिताएंगे, ये संग्राम तय करेगा चुनावी इम्तिहान। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। वैसे देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में मौजूदा सरकार काम के बूते फिलहाल जीत का दावा कर भी नहीं सकती, क्योंकि काम करने का मौका तो अभी मिला ही नहीं।
ऐसे में लोकसभा चुनाव में जीत के लिए काम से ज्यादा राम पर सरकार को भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी भरोसा है। हालांकि राम के बूते जीत का रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा रहा नहीं है। 2018 में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी 2019 में 9 सीटें लेने में लोकसभा की कामयाब रही थी। उस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में बिना राम के ही जीत का परचम लहरा रही थी। लेकिन इस बार मोदी के काम को अगर राम का साथ मिल जाएगा तो जाहिर है पिछली बार से परिणाम भी बेहतर होंगे और मोदी सरकार की हैट्रिक बनाने का सपना भी पूरा होगा। हालांकि अधिकांश सर्वे में या तो 9-2 दिख रहा है या 8-3 दिखाया जा रहा है। ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी का 11-0 से जीत करने का दम्भ बीजेपी कैसे भर रही है, ये तो राम जाने। तो क्या भूख, भ्रष्टाचार, गरीबी सबकी काट केवल भगवान राम है? क्या केवल राम का नाम लेने से ही परेशान जनता के सारे दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी, या फिर सियासत में राम के नाम का इंद्रजाल लोगों में इस कदर छा जाएगा कि लोगों को और कुछ परेशानी नजर ही नहीं आएगी? राम जिताएंगे संग्राम। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। अमृत दुबे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। उमेश घोरमड़े साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। वंदना राजपूत जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले उमेश जी के पास चलता हूं। उमेश जी, राम के नाम पर सिवाय रामलला दर्शन की आपके इसके अलावा क्या योजना है सरकार की? सिर्फ भक्तों को रामलला के दर्शन करवाने से राम राज्य आ जाएगा छत्तीसगढ़ में, ऐसा लगता है आपको? देखिए, आपने कहा कि राम जी करेंगे बेड़ा पार, और हम भी यही मानते हैं, और इसीलिए राम जी का आशीर्वाद लेकर के हमारी प्रत्येक योजना को कैसे जन जन तक हम पहुंचाएं। और क्योंकि छत्तीसगढ़ रामलला का ननिहाल है और प्रभु श्री राम जी हम सभी छत्तीसगढ़ वासियों के कण कण में, हमारे रग रग में वास करते हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से हम अपने प्रत्येक शुभ कार्य को आगे बढ़ाते हैं। और उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ की सरकार भगवान प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से तमाम जो मोदी जी की गारंटी थी, उन तमाम योजनाओं को छत्तीसगढ़ की जनता के हित में धरातल पर उतारने के लिए लगातार कृत संकल्पित है और लगातार कार्य कर रही है, और वो तमाम योजनाएं धरातल पर उतरती हुई दिख रही है। लेकिन जिस प्रकार से राम के नाम पर तकलीफ, राम के नाम से बहिर्गमन और राम के नाम पर विरोध कांग्रेस का लगातार बीते दिनों के अंदर में, बीते महीनों के अंदर में, या यूं कहें कि जब राम भूमि न्यास से आमंत्रण मिला, उसको ठुकराया गया, प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब से लगातार देखने मिल रहा है। और आज छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन था। राम लला के विराजमान होने पर खुशी का दिन, और उस पर कृतज्ञता प्रस्ताव सदन में आ रहा था, और राम के ननिहाल के होने के नाते हम सबके लिए यह ऐतिहासिक दिन था। वहां पर जिस प्रकार का रवैया कांग्रेस का यहां पर देखने मिला, यह निंदनीय है। और जिस प्रकार से राम के नाम पर राजनीति करने का लगातार हम पर आरोप लगता रहा है, तो देश की जनता ने देखा है, छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम के नाम पर राजनीति करने का काम देश के अंदर भी और छत्तीसगढ़ के अंदर भी कांग्रेस ने किया है। और मैं अंतिम बात कह दूं, जिस प्रकार से ये राम वनगमन पथ की बात करते हैं, कौशल्या माता मंदिर की बात करते हैं, अभी मैं इनकी नेत्री को सुन रहा था, वो अभिषेक से लेकर के तमाम तरह के यहां पर बयान दे रही थी। ये अपने आप में कांग्रेस के नेताओं का बयान बार बार इस ओर इंगित करता है कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करने का लगातार प्रयास करते हैं। ये अभिषेक की बात कर रहे थे, जरा मुझको बता दे कि कौशल्या माता मंदिर, उस मंदिर में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी कब गए? ये अभिषेक की बात कर रहे थे। पूरे देश के अंदर में इन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने उस दिन अभिषेक किया तो प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया क्यों? और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी कहां पर अभिषेक कर रहे थे कांग्रेस के नेता, बता दें। ठीक है वंदना जी, मोदी जी अकेले ही आप लोगों पर भारी थे, अब तो भगवान राम का साथ भी मिल रहा है। क्या काट है कांग्रेस पार्टी के पास? वंदना जी। सिया रामचंद्र की जय। हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राम नाम की सिर्फ राजनीति रोटी सेक रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी को जनता से कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ उनको वोट चाहिए, और वोट के लिए राम भगवान के नाम का कैसे यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है, ये छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। यदि राम भगवान की बात करते हैं तो आदित्य जी आप भी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी, राम भगवान की जो नैनीहाल है उसको कितना अच्छे से संवारने का काम किया।
पहले पूर्ववर्ती जो भाजपा की सरकार थी, उन्होंने राम भगवान के वन गमन के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। माता कौशल्या की जो मंदिर ऐसी टूटी फूटी पड़ी थी, कभी उस पर ध्यान नहीं गया। लेकिन हमारे कांग्रेस की सरकार ने माता कौशल्या के मंदिर का निर्माण किया और बहुत ही मान और सम्मान के साथ में राम भगवान जहां जहां रुके थे और वहां उस स्थान को हमने बहुत ही सुंदरता से वहां उसको सजाने और संवारने का काम किए हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी राम नाम के लेकर के आप कांग्रेस पार्टी को हमेशा विरोधी ही घोषित करने की कोशिश करते हैं। आपके पास तो कुछ काम है ही नहीं, जो जनता है उसको हमेशा मुद्दा से भटकाने का काम करते हैं। अरे आप लोगों से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि हम राम के भक्त हैं या नहीं, क्योंकि इतिहास गवाह है। जिस समय अयोध्या में राम भगवान के मंदिर में ताला लगा हुआ था, तो उस ताला को खुलवाने का काम स्वर्गीय राजीव गांधी ने किया था। 15 साल यहाँ आपकी सरकार थी, क्या किया राम भगवान के नाम से? और सिर्फ राम भगवान के नाम से आप लोग सिर्फ और सिर्फ वोट मांगते हैं। अब सबसे बड़ी बात आज देखेंगे कि कौशल्या माता के जो मैका है वहां क्या हो रहा है। उस मैका में देख रहे हैं कि यहाँ की जो जनता है, उस जनता बिल्कुल असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अभी अभी आप जानते हैं आदित्य जी की जो राष्ट्रपति के जो दत्तक पुत्र कहे जाने वाले बैका जनजाति के एक पूरे परिवार को हत्या कर दी जाती है। और सबसे बड़ी विडंबना इस बात की रहती है कि उस परिवार को न्याय दिलाने की अपेक्षा इन लोग क्या करते हैं, उस जो मामला को लिपापोती करके उस मामला को वही दफन करने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात आदित्य जी, एक बात और बोलना चाहूंगी मैं, फिर आऊंगा आपके पास। जी फिर आऊंगा आपके पास। अनुज दुबे जी, ये राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। जो राम नाम पर सियासी नौका को भंवर से पार लगाने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, कितना सफल आप छत्तीसगढ़ के लिए मान रहे हैं? अनुज जी देखिए, क्या है कि जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है तो यहाँ पे राम नाम का असर तो दिखते रहा है, मतलब भावनाएं जुड़ी हुई है। दिखते रहा है का असर मतलब ऐसा नहीं कि कोई बयार बह रही है, भावनाएं जुड़ी हुई है राम नाम की। और जहां तक कि मेरा ये मानना है आदित्य जी कि आपने जो जिक्र किया कि लोकसभा चुनाव में जो सर्वे बता रहा है कि कहीं 9-2 या कहीं 8-3 ये सर्वे आ रहा है, मतलब 9-2 में 9 भाजपा, 2 जो है कांग्रेस, या फिर 8 भाजपा 3 कांग्रेस। वास्तव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सीट 2 से ज्यादा तो कभी ऊपर गई नहीं। अभी दो सांसद जो हैं कांग्रेस के हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार पूरा प्रयास हो रहा है कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटें जो हैं उसकी झोली में जाएं। और एक बात आदित्य जी, जो है आज का विषय है, मैं थोड़ा सा अब विषय पे आ रहा हूं। आपने पूछा कुछ सवाल, लेकिन यह है कि मैं कुछ विषय पे आ रहा हूं। जो आज ये विधानसभा में जो था प्रस्ताव, कृतज्ञता प्रस्ताव कह सकते हैं, उस पे और हो ये गया कि उसमें जो है उसके पहले जो है बैगा आदिवासियों की संदिग्ध मौत वाला मामला आया और कांग्रेस के लोग वो गर्भगृह में आए और अपना सस्पेंड हो गए और दिन भर के लिए कार्रवाई का बहिष्कार करके निकल गए। मैं जहां तक समझता हूं कि आज अगर ये कांग्रेस के विधायक अगर ये आज इसमें शामिल हो भी गए होते तो उनके पास भी बताने के लिए काफी कुछ रहता, मतलब वो खाली नहीं है। राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ही राम मंदिर का ताला खुलवाया था, मैं अयोध्या की बात कर रहा हूं। और दूसरी बात, कांग्रेस की सरकार ने तो राम गमन परिपथ में बहुत काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की 3 बार सरकार रही, तब तो कोई ऐसी चीजें हुई नहीं थी। फिर चंदखुरी में कौशल्या माता के मंदिर का जो जीर्णोद्धार भी नहीं बल्कि कायाकल्प कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। तो बहुत कुछ हुआ। यदि वो सदन में भी रहते तो वो काफी कुछ अपने ओर से जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते थे। लेकिन विडंबना ये रही कि आज सदन से विपक्ष नहीं था सदन में। यह आज की एक तस्वीर उभर कर सामने आई आदित्य जी। अनुज जी, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, कांग्रेस सत्ता में थी, तो भी ऐसी होता था, भारतीय जनता पार्टी को कहीं बड़े कार्यक्रम में जाना पड़ता था तो इस प्रकार की चीजें होती थी। कांग्रेस आरोप लगाती थी, इसीलिए कोई ऐसा विषय ले आते थे, सब बहिर्गमन करते। आज ये सुनाई है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता के घर में किसी का जन्मदिन था, सबको जाना था, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का माहौल बनाया गया कि दिन भर के लिए सदन स्थगित हो गया। सबसे बड़ा सवाल ये, सदन स्थगित क्यों? विषय था, बहिर्गमन आप कर देते। वैसे भी स्वमेव निलंबन का है हमारे यहाँ विधानसभा में, और तुरंत आपका निलंबन समाप्त भी हो जाता है। तो शायद परिचर्चा में भाग लेना चाहिए विपक्ष को, चाहे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हो चाहे कांग्रेस विपक्ष में हो। इस प्रकार की चीजें दोनों ही तरफ से पिछले 5 साल भी देखने को मिली और वही परिपाटी फिर से यहाँ देखने को मिल रही है। मैं आऊंगा आपके पास। उमेश जी, ये बताइए, कौशल्या माता मंदिर किसकी देन? कांग्रेस की देन। राम वनगमन पथ कांग्रेस की देन। मैं ये नहीं बोल रहा उन्होंने जो किया अच्छा किया बुरा किया, कंपटीशन तो होगा ना। 15 साल में राम के लिए आपने क्या किया छत्तीसगढ़ में? बड़ा आरोप है कांग्रेस का सीधे तौर पर कि भगवान राम का उपयोग केवल और केवल आप लोग वोट के लिए करते हैं। उमेश जी, देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस चाहे छत्तीसगढ़ के अंदर हो, देश के अंदर में हो,
इसमें राजनीति का जो आरोप लगाती है, दरअसल कांग्रेस इस विषय पर बड़े सफाई से, बड़े चतुराई से राजनीति कर जाती है, जिसका ताजा उदाहरण राजनीतिक माइलेज लेने के लिए किस प्रकार से आज सदन में बैगाओं की मौत बहाना बना करके किस प्रकार से सदन से बहिर्गमन किया गया। और देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता को यह समझ में नहीं आता है कि जब भी प्रभु श्री राम का नाम आता है, जब भी भगवान राम का नाम आता है, कांग्रेस वहां से भागती क्यों है। जिस प्रकार से आज सदन, जो ऐतिहासिक दिन था, उसमें कांग्रेस ने भाग करके इस बात को प्रमाणित कर दिया कि राम के नाम पर कांग्रेस भागती है। बीता उदाहरण भी मैंने बताया किस प्रकार से कांग्रेस ने निमंत्रण को बकायदा विज्ञप्ति जारी करके राम जन्मभूमि न्यास के निमंत्रण को ठुकराने का काम किया, अर्थात राम के नाम पर भाग करके राजनीति करने का यह प्रयास किया, ध्रुवीकरण करके माइलेज लेने का प्रयास किया। तो यह अपने आप में प्रमाणित है। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में चाहे कौशल्या माता मंदिर का विषय हो, राम वनगमन पथ का विषय हो, छत्तीसगढ़ की जनता जानती है राम वनगमन पथ के ड्राफ्ट से लेकर के उसका खाका खींचने तक को लेकर के बीते 15 वर्षों की सरकार, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार, पूर्ववर्ती भाजपा की सरकार ने काम किया। और चूंकि नया राज्य था, आप भी जानते हैं आदित्य जी, काफी लंबे समय से आप छत्तीसगढ़ को कवर कर रहे हैं। राम वनगमन पथ का खाका खींचने के साथ साथ हमारी प्राथमिकता यहां के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, बेहतर शिक्षा और तमाम विकास के कामों को प्राथमिकता में लेते हुए हमने किया। उसके बावजूद भी राम वनगमन पथ का खाका किया। उसके आगे जब इनकी सरकार आई, उस पर इन्होंने काम किया और काम के साथ साथ अनेक भ्रष्टाचार के आरोप उन कामों पर है। राम के काम पर भ्रष्टाचार करने का काम कांग्रेस ने किया और शायद इसीलिए आज वो सदन से भाग गए। अभी अनिरुद्ध जी कह रहे थे, काफी वरिष्ठ हैं, वो जानते हैं कि कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो भ्रष्टाचार के गर्त में डूबे हुए हैं, जो राम वनगमन पथ के नाम पर भ्रष्टाचार किए हैं, वो सदन में कैसे मुंह खोलेंगे। शायद इसलिए वो सदन से भाग खड़े हुए थे। और मैंने तमाम सवाल यहां पर उठाए कि आप प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं गए, उसका जवाब निकल करके नहीं आया। छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है और कांग्रेस इसका जवाब देने से कहीं ना कहीं बचना चाहती थी, इसलिए सदन से बहिर्गमन का बहाना ढूंढा और राम के नाम पर भागने का काम कांग्रेस ने किया। भाजपा जब जब राम का नाम लेकर चुनाव में उतरी है, तब तक उसको फायदा मिला है। यह भी सत्य है, राम के नाम से शून्य से शिखर तक भारतीय जनता पार्टी पहुंची है। 13 दिन वाली सरकार अब तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है। ये सब तो राम की कृपा से ही हुआ है। कांग्रेस कभी आत्ममंथन करती है? क्या करती? कुछ लगता है कि क्यों हुआ ऐसा, क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल, इंडिया गठबंधन का असर क्या छत्तीसगढ़ में दिखेगा? यहाँ की कुछ सीटें देंगे गठबंधन को, क्योंकि बाकी जगह तो गठबंधन हो रहा है, छत्तीसगढ़ की स्थिति अभी तक क्लियर नहीं। वंदना जी, देखिए, यदि राम भगवान की बात करते हैं तो राम भगवान की जो इन लोग राजनीति में उपयोग करते हैं, वो छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। और दूसरी बात है, जैसे कि अभी अनिरुद्ध जी ने भी कहा भी था, लेकिन उस शब्दों को शायद मेरे भाजपा के प्रवक्ता भाई ने नहीं सुना था कि बहिर्गमन क्यों किया गया था, कि क्योंकि बैगा जनजाति के यहाँ जो एक पूरा परिवार को निर्मम हत्या कर दिए गए थे, कारण ये था, न कि भगने का कारण नहीं था। आप लोगों के लिए भले हो सकता है कि बैगा जनजाति कोई यहाँ पर महत्व नहीं रखता होगा, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर बैगा जनजाति जो राष्ट्र पुत्र कहलाता है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम हमेशा से राम भगवान के नाम पर इन लोग जो वोट करते हैं, राजनीति करते हैं, हम वो राजनीति नहीं करते, हम दिल से मानते हैं। और रही बात प्राण प्रतिष्ठा में जाने की बात करते हैं, हम तो राम मंदिर कितने बार गए और आगे जाते भी रहेंगे, हम आपके हिसाब से चलने वाले नहीं है। और दूसरी बात, यदि आप गठबंधन की बात करते हैं आदित्य जी, तो गठबंधन पर मैं आपको जवाब देना चाहूंगी कि अभी इस पर बात चल रही है, और जैसे ही वहां पर अपना जो वरिष्ठ वहां पे अपने नेता बैठे हैं, जो वो लोग आदेश देंगे, जैसे वो लोग डिसीजन लेंगे, उसी के हिसाब से करेंगे। और छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से समझती है आदित्य जी कि पिछले 2 महीने में जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार यहाँ पर अपराध का जो दर है बढ़ता जा रहा है। आज कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर हो चुकी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम देख रहे हैं, कवर्धा के एक बैगा परिवार जो है, पंडरिया का बैगा परिवार है, और यादव परिवार जो गौ सेवक है, उनकी हत्या कर दी जाती है। और ये गृह मंत्री के वो निवास स्थान है, उसका क्षेत्र है, और उसमें इतना दर, मैं आऊंगा आपके पास, सुनिए ना प्लीज, मैं आऊंगा, होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसे गृह मंत्री जो संभाल नहीं पा रहे हैं, तो उनको इस्तीफा दे देना। ठीक है दुबे साहब, बाकी और मुद्दे कहाँ चले गए? ना महंगाई की बात हो रही है, ना बेरोजगारी की बात हो रही है, न काला धन वापस की बात हो रही है, न नीरव मोदी की बात हो रही है। और अगर राम की बात ही करनी है दुबे साहब, तो राम राज्य की बात क्यों नहीं हो रही? क्यों साधराम का जिक्र हो रहा है? क्यों भुवनेश्वर साहू का जिक्र हो रहा है? प्रकाश डालिए थोड़ा दुबे साहब। आदित्य जी,
अभी पहले क्रम में जब आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैंने अपनी बात रखी, तो उसके बाद आपने भी अपने तरफ से बहुत लंबी बात रखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आदित्य जी जो आप बता रहे हैं कि क्या एक ही मुद्दा और बहुत सारे मुद्दे वो क्या पीछे छूटे जा रहे हैं, तो मेरा आदित्य जी ये कहना है कि इस देश में भावनाओं का बहुत बड़ा स्थान है। इंदिरा जी की जब 1984 में हत्या हुई और उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए तो क्या परिणाम आया था वो देखने लायक। बिल्कुल। आप जो मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ आदित्य जी, तो जो आप जो मुद्दे गिना रहे हैं वो मुद्दे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सामने लाए जा रहे थे कांग्रेस के द्वारा। बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता रायपुर में आते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, ये सब चीजों को उठाया जाता था। लेकिन राष्ट्रवाद का जो है एक नारा और ये जो है शब्द बहुत काम किया, जहां तक कि 2019 के चुनाव में, और उसका भी क्या असर हुआ ये आप देख सकते हैं। आज भी मुद्दों की कोई कमी नहीं है आदित्य जी, लेकिन आज भी स्थितियां वही है और एक राम की लहर तो है, एक लोगों के भीतर फीलिंग तो है, जो मैं देखता हूं, मैं एक पत्रकार के नाते उसकी बात कर रहा हूं। ये मेरा अपना व्यक्तिगत नहीं है कि मैं मतलब किसी विचारधारा से प्रभावित हूं या मुझे क्या अच्छा लगता है, ये सब चीजें नहीं है। आपने जो पूछा मैंने बताया आदित्य जी, लेकिन एक बात और है, थोड़ा सा बात हल्के से समझने की है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो महात्मा गांधी पर जो है इस विशेष सत्र रखा था कांग्रेस की सरकार ने, और वो विशेष सत्र में देखिए 2 दिन का विशेष सत्र था, तो वही गांधी जी हैं, जब उनकी अंतिम समय था तो हे राम उनकी जुबान से निकला था। फिर पहले सत्र के पहले दिन नाथूराम गोडसे को लेके बहुत कांग्रेस के ही ओर से कटाक्ष हुए। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और वहां पे लोग बैठे, लेकिन फिर भी दूसरे दिन भी बैठे। ये सब होने के बाद तो वो परिदृश्य मुझे याद आया, तो मुझे ऐसा लगा कि आज कुछ काश ऐसी स्थितियां बन जाती कि कांग्रेस के लोग सदन में रह जाते। बिल्कुल, ज्यादा बेहतर होता। जी उमेश जी, राम राज्य की बात आप लोग करते हैं, लेकिन ये बताइए विधायक ईश्वर साहू के बेटे की हत्या का हिसाब होगा, बिल्कुल आपने कहा सीबीआई जांच होगी। साधराम कौन है? वो भी तो गौ भक्त है, उसके लिए क्यों सीबीआई नहीं, क्यों एनआईए नहीं? राम राज्य की नीति यही है ना उमेश जी, सभी को समान भाव से देखना। छोटा सा जवाब दीजिएगा उमेश जी प्लीज। देखिए आदित्य जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और कानून व्यवस्था, न्याय हमारी सरकार की प्राथमिकता में है। और जिस प्रकार से भुवनेश्वर साहू जी का विषय है, सीबीआई जांच, मैं आ रहा हूं, सीबीआई जांच के लिए सरकार उसमें पहल कर चुकी है। साधराम यादव जी का विषय है, उसमें भी सरकार कार्रवाई कर रही है। छत्तीसगढ़ में पहली बार यूएपीए तक की कार्रवाई हुई है, कश्मीर और तमाम तरह के कनेक्शन मिल रहे हैं। और गृह मंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है कि ये जांच आगे बढ़ेगी, जिस नेचर का ये अपराध होगा उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। क्यों ना केंद्रीय एजेंसी को जांच के लिए देना पड़े, लेकिन उस जांच के आधार पर सरकार निर्णय करेगी। और आदित्य जी, अभी लगातार महात्मा गांधी जी का जिक्र आया, तमाम तरह के आरोप मेरी बहन ने समय नहीं, बिल्कुल जल्दी खत्म करेंगे। मैं बहुत जल्दी से क्योंकि महात्मा गांधी जी का यहाँ पर जिक्र आया, हम यही तो कह रहे हैं, ये कांग्रेस जो है ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है। यदि महात्मा गांधी की कांग्रेस होती तो राम के नाम पर इनको आपत्ति नहीं होती। ये नेहरू की कांग्रेस है। 1951 में सोमनाथ मंदिर का विरोध किसने किया? समारोह का नेहरू जी के समय में हुआ। अगर इंदिरा जी की अभी जिक्र कर रहे थे, इंदिरा जी की बात करूं तो किस प्रकार से कार सेवक पर गोली चलने का काम हुआ। राजीव जी और नरसिम्हा राव के जमाने में क्या क्या नहीं हुआ। सोनिया जी के जमाने में राम काल्पनिक हो गए। तो देश की जनता जान रही है, देख रही है कि कांग्रेस की क्या परिपाटी है और कांग्रेस किस दिशा में आगे बढ़ रही है। और अभी आपने गठबंधन का भी जिक्र किया। समय नहीं मेरे पास, गठबंधन महत्वपूर्ण, समय खत्म हो गया। प्लीज लास्ट सवाल वंदना जी, छत्तीसगढ़ की स्थिति में अपना भविष्य क्या देख रहे हैं? कितनी सीटें जीतने का दावा आप लोग कर रहे हैं? देखिए, छोटा सा जवाब, 10 सेकंड लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं हमको 7 से 8 सीट आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से समझती है। क्योंकि अगर आप बात करते हैं बैगा जनजाति का, तो बैगा जनजाति का 34 दिन के बाद भी वहां FIR दर्ज नहीं हुआ था, और किस तरीके से उन लोग वहां पे अंतिम संस्कार किए हैं आदित्य जी, ये बैगा जनजाति का बहुत ही बड़ा अपमान है। और यहाँ तक ये देखिए कि बैगा जनजाति की इतना बड़ा अपमान कि खेत में उनका पोस्टमार्टम किया जाता है, खेत में पोस्टमार्टम, इतना अपमान करेंगे आप बैगा जनजाति का। तो देखिए, राम लगाएंगे बेड़ा पार, किसका लगाएंगे बेड़ा पार ये तो 2024 का लोकसभा चुनाव तय करेगा। लेकिन राम नाम पर सियासत बदस्तूर जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।